तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र की शुरुआती 2 दिन में नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि इसके बाद गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विपक्ष ने प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा नीट यूजी पेपर लीक और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित होने के मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए विपक्षी दल के सदस्य एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के वैभव का दिन है। देश की आजादी के बाद पहली बार नई संसद में सांसदों का शपथ समारोह आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले यह प्रक्रिया लोकसभा के पुराने सदन में हुआ करती थी। पीएम ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र पर एक काला धब्बा करार देते हुए कहा कि 25 जून के दिन ही भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया गया था। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। और खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से लोकसभा और संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाए हैं, एक और विपक्ष संविधान को तोड़ने मरोड़ने और खत्म करने के आरोप सरकार पर लगा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले ही इमरजेंसी और आपातकाल की यादों को ताजा किया और इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। आपातकाल जो वाकई लोकतंत्र पर धब्बा था, क्योंकि नागरिक अधिकार लगभग निलंबित कर दिए गए थे जी। ना अपील होती थी, ना वकील होती थी, पुलिस उठा करके किसी को भी बंद कर देते थे जी। और जिस दिन आपातकाल लागू हुआ था 25 और 26 दिसंबर जून की मध्य रात्रि को, उस दिन करीब 300 साढ़े 300 अखबारों की रात को ही लाइट काट दी गई थी। अखबार निकल नहीं पाए थे सवेरे जी। और हाँ, जो अखबारों को उन दिनों कंपोजिंग चलती थी, मैं था उस समय किसी अखबार में, तो वो आकर के पुलिस घुसी, ताला तो दरवाजे तोड़ के घुस करके वो जो फर्मा बने रहते थे पेचकों के साथ तोड़ दिए गए थे जी। तो स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि आपातकाल की स्मृति लोकतंत्र को नष्ट करने वाली थी, एक बात थी जी। दूसरी
ये संसद, ये वाकई एक ऐसा दिन है, 18वीं लोकसभा आरंभ हो रही है, शपथ ग्रहण शुरू होगा, प्रोटेम स्पीकर है तो शपथ ले ही नहीं रहे। मतलब संविधान या संसद में अपनी बात रखने के बजाय कुछ पिछले दिनों से विपक्ष को एक आदत लग गई है मीडिया से बात करने की, मीडिया में सुर्खी बनाने की। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया में सुर्खी बना रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। और फिर जो जिस तरीके से गांधी जी की प्रतिमा के सामने, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने गए, अम्बेडकर जी को चुनाव हराने में तो पूरी ताकत लगा दी थी। 52 को चुनाव हराया, 54 में उपचुनाव लड़ा उन्होंने तो वो हराया जी। तो अब उस समय तो अम्बेडकर जी के साथ तो ये व्यवहार किया, अब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने जो लोग बैठे हैं जी, अब उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के संसद का तो सम्मान होना था और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा संसद से ही होती है। ये बहुत विपक्ष का एक आश्चर्यजनक कदम है ये जी। रमेश जी, जिस प्रकार से इस पूरे चुनाव में कांग्रेस की ओर से तो पूरा कैंपेन ही रहा है, कांग्रेस क्या पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से यह कैंपेन ही रहा है कि भाजपा इस बार सरकार में आई तो संविधान खत्म कर देगी, भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। लेकिन एक और भाजपा निशाना साधती है कि जिस प्रकार से आपातकाल के समय में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सब तरह की उनको खंडन किया गया, सब तरह से उनका पालन ही नहीं किया गया। एक तरह से जिसको चाहते थे उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो दोनों के दावों में किसमें ज्यादा दम है? चूंकि एक और हम भाजपा याद दिलाती है आपातकाल की, जो कि कांग्रेस पहले कर चुकी है, और वह कांग्रेस डर दिखाती है कि संविधान खत्म हो जाएगा। भारत में दोनों प्रकार की सरकारें रही हैं जी, कांग्रेस की सरकार भी रही है और कांग्रेस के विरुद्ध वाली सरकार भी रही है जी। जैसे ये ठीक है कि भाजपा पिछले 3 कार्यकाल से अपनी सबसे बड़े दल के रूप में नेतृत्व कर रही है जी। लेकिन इससे पहले भाजपा लगभग हर विपक्षी गठबंधन में रही। 77 में भी जब सरकार बनी थी तो जनसंघ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में भाजपा सहभागी रही है, अटल जी ने 3 बार सरकार चलाई जी। तो इनके कार्यकाल में कभी भी संविधान पर कोई अटैक नहीं हुआ जी। जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में आपातकाल पर अटैक हुआ। आपातकाल की अगर छोड़ दें तो फिर संविधान पर कांग्रेस के कार्यकाल उन्होंने संशोधन बहुत ज्यादा जरूर किए हैं। अब उसको जो है टेक्निकली आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने संविधान में संशोधन तो किए हैं लेकिन संविधान पर अटैक केवल आपातकाल में हुआ। विपक्ष की किसी भी सरकार में संविधान पर कोई अटैक नहीं हुआ। तो संविधान संशोधन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं किए। जो 2-4 बड़े निर्णय लिए गए थे तो वो बड़े निर्णय ये कहकर भाजपा या विपक्ष सरकार ने लिए जिनके अस्थायी रूप से थे, जिन धारा 370 थी जी, ये अस्थायी रूप से लागू की गई थी, तो वो अगर उन्होंने हटाई है, या मान लीजिए एक सीए कानून लेकर के आए तो मिलाकर के ये सीए कानून हुए, एनआरसी कानून हुए, ये संविधान पर अटैक नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत को राष्ट्र को सुरक्षित रखने की दृष्टि में है। लेकिन अब राजनीतिक दल के रूप में दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर क्या प्रचार करते हैं वो एक अलग मुद्दा है, जनता उनको क्या समझती है वो भी एक अलग विषय है जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक दूसरे पर संविधान को लेकर कहते हैं, भाजपा तो सीधा सीधा आरोप लगाती है कि इन्होंने आपातकाल के समय में अलग से एक मिनी संविधान ही लिख दिया। रमेश जी, निश्चित रूप से वाकई आपातकाल के समय जो संशोधन हुए, कई संशोधन तो केवल दिखावटी सजावटी संशोधन हुए। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपातकाल में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा, तो भारत में सेक्युलरिज्म तो है ही नहीं। तो हिंदू कोड बिल अलग है, मुस्लिम कोड बिल अलग है, चर्च को उन पर तो लागू होता नहीं संविधान, मंदिरों पर कलेक्टर बैठता है। तो कुल मिलाकर के सेक्युलरिटी तो कहीं है नहीं। तो कुल मिलाकर के कहीं अगर जाएंगे तो धर्म और जाति पूछी जाएगी सरकारी हर फार्म में, तो सेक्युलरिज्म है तो सरकारी फार्म में जाति और धर्म क्यों पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के वो कुछ भी है, लेकिन अब वो तो राजनीतिक दृष्टि से जिस किसी को कहना है वो कहना है। लेकिन अगर एक और बात मुझे लग रहा है, कुछ लोग हैं अनजाने में ही कुछ विदेशी मानसिकता, विदेशी इच्छाओं के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ रही। इससे पहले भारत को अगर किसी विदेशी से कुछ सामान खरीदना होता था तो पहले डॉलर खरीदना होते थे, उसके बाद सामान मिलता था। अब कहीं ना कहीं कई देश ऐसे हैं जब भारत अपनी मुद्रा में और उनकी मुद्रा में कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है वो उसके कारण बढ़ रही है। तो कई लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी सी अस्थिरता बढ़े तो भारत की तरक्की रुके, तो उसमें कुछ राजनीतिक दल अनजाने में उस लाइन पर चलने लगे और एक सामाजिक अशांति, सामाजिक अराजकता का वातावरण बना रहे हैं, जातिवाद का फैला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संसद का एक नया सत्र था, नए लोग चाहते थे
शपथ ग्रहण कर लेना था, राष्ट्रपति का उद्बोधन हो जाना था, उसके बाद फिर अपनी बात रखते जी। तो शपथ ग्रहण हो जाए, राष्ट्रपति आ जाए, फिर अपनी बात रखे, लेकिन अब वो तो उनको मीडिया में सुर्खी बनाना तो बैठ गए जाकर। बिल्कुल, एक तरह से दोनों ही पार्टियां संशोधन को लेकर, संविधान बदलने को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि विडंबना वाली बात यह है कि संविधान में संशोधन की गुंजाइश ही इसीलिए है ताकि सकारात्मक तौर पर जो कमियां हैं उनको सुधारा जा सके, उनको बदला जा सके। बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी और अमरवाड़ा प्रत्याशी कमलेश साह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश साह को बीजेपी में क्यों जाना पड़ा। नायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दबाव डालकर कमलेश साह को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था। यह मामला 2016-17 का मामला है, जब कमलेश साह की पत्नी नगर परिषद अध्यक्ष थी। उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया था। 40 दिन के अंदर घोटाले का चालान पेश करना था, लेकिन नहीं किया गया और चालान को छुपा कर रखा गया। आइए सुनते हैं कमलेश साह और बीजेपी पर और क्या कुछ कहते हैं मुकेश नायक। जो कमलेश शाह की पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष रही उस समय, करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया और उस घोटाले में वो हाई कोर्ट से जमानत पर हैं। जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत जहां से वो विधायक हैं, जहां से उनकी पत्नी नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, अपनी निजी भूमि पर उन्होंने 1000 के आसपास लोगों को 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्लॉट काट के दे दिए और जिन्होंने प्लॉट लिए उनसे अच्छी लंबी रकम उन्होंने वसूल करी और प्लॉट जल्दी जल्दी इसलिए बिके कि उन्होंने नगर परिषद का पैसा, करोड़ों रुपए, 26 करोड़ का तो एक ही पेमेंट हुआ है, अपनी निजी भूमि जो लोगों को बेची 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, उसमें नालियां, उसमें रोड और उस कॉलोनी का मूल्य बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी बिक्री आसान हो जाए और उसकी कीमत बढ़ जाए, नगर परिषद का करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिया। ये सब पेपर मेरे पास है, एक एक पेपर, एक एक प्लॉट जो आप कहेंगे सब मैं अभी ब्रॉडकास्ट में आपके उसमें डाल रहा हूं व्हाट्सएप में। पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जिस प्रकार से मुकेश नायक उपचुनाव से पहले जमकर जोरदार हमला कर रहे हैं भाजपा पर और कमलेश साह पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक तरह से घोटाला किया गया था और उन पर दबाव डालकर ही उन्हें भाजपा में ज्वाइन कराया गया है, किस प्रकार से देखते हैं इसे कृष्णा? बिल्कुल, देखिए अब सबसे बड़ी बात कि सियासत का ये रंग बहुत पुराना है कि जब अपनी पार्टी में होते हैं सदस्य तो वो बेदाग होते हैं, जैसे ही दूसरी पार्टी में जाते हैं तो दागदार हो जाते हैं। क्योंकि कमलेश साह पहले अभी लगातार 3 बार से कांग्रेस के विधायक थे और जैसे ही वो बीजेपी में गए तो अब उनके ऊपर घोटालों की एक लंबी फिरिस्त कांग्रेस गिना रही है। हालांकि ये अमरवाड़ा चुनाव को लेकर है, क्योंकि अमरवाड़ा में कमलेश साह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कमलेश साह की पत्नी जो नगर पालिका अध्यक्ष थी उनके ऊपर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और चूंकि जमीन से जुड़ा मामला है और जमीन उन्होंने औने पौने दाम, कौड़ी दामों में बेची थी और उसका अच्छी खासी रकम वसूली थी, उसी को लेकर आज कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं दबाव डालकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराया गया है, क्योंकि जो चालान पेश करना चाहिए था वो पेश नहीं हुआ है और मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन मामला पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उठाएगी और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।
बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से आपने भी इसी बात की चर्चा की और हमारा सवाल भी यही है कि जिस प्रकार से आपके पास अगर घोटालों की इतनी बारीकी से आपको पता है कि कहां क्या घोटाला हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्स लेकर घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं कि ये यहां घोटाला हुआ, इस प्रकार से चीजें हुई हैं, तो आप जब वह आपकी पार्टी में थे, आपकी सरकार में थे, जब आपकी सरकार थी, तब आपने शिकायत क्यों नहीं की, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं बैठाई गई? और अब जब वे दूसरी पार्टी में चले गए हैं तो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि घोटाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अमरवाड़ा से लेकर का ये पूरा मामला है, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा का चुनाव है और कमलेश शाह बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह हैं, तो निश्चित रूप से एक तो पूरा छिंदवाड़ा कांग्रेस की साख का सवाल बना हुआ है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हारे हैं, अब अमरवाड़ा चुनाव किसी तरह जीत कर वो साख बचाना चाहती है कांग्रेस। इसीलिए कमलेश शाह के जो भी पूरे मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो एक बार फिर से पब्लिक के बीच में ले जाकर कांग्रेस के लिए संपत्ति लेना चाहते हैं। बिल्कुल कृष्णा, जिस प्रकार से पहले भी लोकसभा चुनाव के समय में भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि वह डर दिखाकर लोगों को भाजपा में ज्वाइन करा रहे हैं, पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। भाजपा इंदौर में जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे, उनके ऊपर भी यही आरोप लगाए गए थे कि वह उन्हें डर दिखाकर उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई गई है, उनका पर्चा वापस कराया गया है। कृष्णा, बिल देखिए इंदौर में भी यही मामला आया था कहीं ना कहीं, और खजुराहो में भी यही मामला सामने आया था जब लोकसभा का चुनाव था, और छिंदवाड़ा में कमलेश शाह को भी ज्वाइन कराया गया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि उनपे दबाव की राजनीति की जा रही है। अब कांग्रेस जो उपचुनाव होना है उनके लिए फील्डिंग कर रही है, और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी तरफ से, उनकी जो कमजोरियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो उनके खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उन मामलों को जनता तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस एक के बाद एक मामले उजागर कर रही है, घोटाले की भी आरोप लगा रही है, डॉक्यूमेंट लेकर घूम रही है। हालांकि देखना होगा कि आगे चलकर किस तरह से चुनाव जाता है और चुनाव के बाद नतीजा क्या निकलकर सामने आता है। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। लोगों का भरोसा एक बार फिर से यहां के डॉक्टर से उठता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि विहान अस्पताल की तो यहां पर माधुरी पटेल पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी, लेकिन उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर अदा करनी पड़ी। मृतका की मां ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान ही उनकी बेटी की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर 4 दिनों तक रखा और किसी को मिलने नहीं दिया। जब हमको पता चली, हम लोग गन देखा तो उनका कुछ होश है खबर नहीं रही, सांस चलती नहीं रही यार। तो का पता कि कैसा रही, हमारी रही ना जिंदा रही। कहाँ देखे गए रहे? वहाँ अस्पताल में। मैंने भी समाचार पत्रों में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि विहान अस्पताल में इलाज के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है, पर विहान अस्पताल से हमारे सीएमएचओ कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। इस तरह की घटनाओं में जो मृत हैं और जो प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में अगर इलाज की लापरवाही या इससे संबंधित कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम उसकी अवश्य जांच कराते हैं। अगर परिजन शिकायत करेंगे तो फिर हम उनसे जांच करवाएंगे इस संबंध। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस प्रकार से एक और शव को अस्पताल में रखकर शव का इलाज करते हुए आप विडंबना देखिए कि शव का इलाज करते हुए पैसे की वसूली के लिए इस प्रकार से धोखाधड़ी षड्यंत्र को रचकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं अस्पतालों की ओर से। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके गृह जिले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस समय बिल्कुल चरमराई हुई है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट नर्सिंग होम, साथ बिल्कुल एक जैसे ही है। देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम के संचालक हैं
वो लूट खसोट करने के लिए जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसा उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राकेश? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी जो हाल ही में जो मामला आया है, इनके बिहान अस्पताल का मामला आया है। डॉक्टर राकेश पटेल संजय गांधी में एक सीनियर डॉक्टर है, मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर हैं। उन्हीं का एक ये निजी अस्पताल और उनकी पत्नी है इंजीनियर कल्पना पटेल, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता भी ज्वाइन की है राजेंद्र शुक्ला जी के हाथों। उन्हीं के अस्पताल की एक घटना है कि एक महिला जो है अपने छोटी सी पथरी का ऑपरेशन करवाने आती है और ऑपरेशन के दौरान उसकी जान चली, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो है उसे 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा जाता है सिर्फ पैसों के लालच में। और जब परिजन मिलने की जिद करते हैं तो परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल राकेश, जिस प्रकार से परिजनों ने बताया कि 4 दिनों तक शव को रखकर उसके इलाज करने का बहाना बनाते हुए उनसे पैसों की वसूली की जाती है, और तो और उन्हें अपने परिजन से मिलने भी नहीं दिया जाता। हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से परिजनों ने गुप्त जो अंग होते हैं, अंगों की तस्करी का भी एक और डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि अंगों को किडनी या ऐसे लिवर निकालकर उसकी तस्करी की जा रही है इनकी ओर से, और हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर हमारे परिजन की जान भी चली गई है। परिजनों के इस आरोप में कितना दम है, कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से परिजनों ने आरोप लगाए हैं, एक रीठी गांव की रहने वाली वो महिला थी और बड़ी मुश्किल से जब हमने उनकी तलाश की, उनके परिजनों को तलाशा तो उनकी मां मिली और मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी मिली। उनसे जब हमने पूरी जानकारी ली, उन्होंने बताया कि हमारी मौत तो ऑपरेशन के दरमियान ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा जो है 8 दिन तक वेंटिलेटर में रखा। और इतना ही नहीं, भी आरोप लगे कि उसके जो कुछ अंग है, किडनी वगैरह है, उनको भी निकाल लिया गया था। ये परिजनों के आरोप है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शव को रखकर उसका इलाज किया जाता है, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, डॉक्टरों की इस तरह से लालच के चक्कर में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों के शव नहीं मिल सके हैं, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ितों ने बताया कि डीएनए सैंपल लेते वक्त डॉक्टरों और अफसरों ने कहा था कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। 30 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी उनका अफसरों से बस एक ही सवाल है, बेटे के शरीर के अवशेष कब मिलेंगे। उनका कहना है कि जब वे बेरला थाने जाते हैं तो उन्हें रिपोर्ट आने का पर अवशेष देने और शांत रहने के लिए कहा जाता है। आखिर कब तक लोगों को अपने सगे संबंधियों के अवशेषों के लिए इस प्रकार भटकना पड़ेगा? खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ममता ग्वालवंशी जुड़ चुकी हैं। ममता, जिस प्रकार से 1 महीना बीत जाने के बाद भी लोगों को अपने परिजनों के अवशेष नहीं मिल चुके हैं, उन्हें पुतला बनाकर, मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, मामले पर क्या अपडेट है? ममता, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आप बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों के शव नहीं मिल सके हैं, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया है। पीड़ितों ने बताया कि डीएनए सैंपल लेते वक्त डॉक्टरों और अफसरों ने कहा था कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। 30 दिन के बाद भी उनका अफसरों से एक ही सवाल है कि बेटे के शरीर के अवशेष कब मिलेंगे।
उनका कहना है कि वे जब बेरला थाने जाते हैं तो उन्हें रिपोर्ट आने पर अवशेष देने और शांत रहने के लिए कहा जाता है। आखिर कब तक लोगों को अपने सगे संबंधियों के अवशेषों को लिए इस प्रकार भटकना पड़ेगा। खबर बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर है, जहां फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों का शव नहीं मिल सका है, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार है। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ममता ग्वालवंशी जुड़ी हुई हैं। ममता, जिस प्रकार से फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ, फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी लोगों को अपने परिजनों के अवशेष नहीं मिल सके हैं, यहां तक कि डीएनए रिपोर्ट भी अब तक लोगों को नहीं मिल सकी है, सार्वजनिक नहीं की गई है। इस मामले पर अब तक का क्या अपडेट है? जी बताना चाहूंगी कि विगत कुछ महीने पूर्व बेमेतरा जिले के बेला ब्लॉक जिसमें वहीं पर मौके में ही एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं 8 लोग अभी भी गुमशुदा है, जिसके कुछ मानव अवशेष भी वहां पर पाए गए हैं और जिसका डीएनए टेस्ट के लिए ले गया गया था परीक्षण केंद्र में, लेकिन अभी तक अवशेष का जो डीएनए टेस्ट है उसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो परिजन है वो काफी चिंतित है और कई बार परीक्षण केंद्र में गुहार लगा चुके हैं, अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो अवशेष है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और वहां पर परीक्षण केंद्र में जो अधिकारी है उनका कहना है कि रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताया जाएगा, लेकिन अभी तक अवशेष की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी ममता, जिस प्रकार यह मामला सिर्फ केवल एक परिवार का नहीं है, 8 परिवारों को अपने परिजनों के अवशेष का, अपने परिजनों के का पता नहीं है, परिजनों का अब तक कोई उन्हें पता नहीं चल पाया है, क्या किस हाल में है, अब तक उनकी गुमशुदा या तो उनकी ना तो अवशेष मिल सके हैं, ना ही लोग अपने विधि विधान के साथ अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर पाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है जब उनसे सवाल किए जाते हैं रिपोर्ट को लेकर? ममता, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अधिकारी है उनकी लापरवाही है और सुस्त रवैया है, जिसके चलते जो मानव अवशेष की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वही परिजन काफी जो मृतक के परिजन है वो काफी चिंतित है अब अवशेष को लेकर, डीएनए टेस्ट को लेकर। और यहाँ पर जो ग्रामीण है, मृतक परिजन है, उन्होंने मिट्टी का पुतला बनाकर जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया है। और कहीं न कहीं यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित से दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट का पुष्टि नहीं हुआ तो जो ग्रामीण है वो उचित कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार अधिकारी उदासीन रवैया अपना रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, इस मामले में आगे चलकर ग्रामीणों की ओर से उन्हें उग्र प्रदर्शन और उचित कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके गृह जिले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इस समय बिल्कुल चरमराई हुई है। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट नर्सिंग होम, साथ बिल्कुल एक जैसे ही है। देखा जा रहा है कि प्राइवेट जो नर्सिंग होम के संचालक हैं वो लूट खसोट करने के लिए जनता के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कैसा उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं राकेश? बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी जो हाल ही में जो मामला आया है, इनके बिहान अस्पताल का मामला आया है। डॉक्टर राकेश पटेल संजय गांधी में एक सीनियर डॉक्टर है, मेडिसिन के अच्छे डॉक्टर हैं। उन्हीं का एक ये निजी अस्पताल और उनकी पत्नी है इंजीनियर कल्पना पटेल, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता भी ज्वाइन की है राजेंद्र शुक्ला जी के हाथों। उन्हीं के अस्पताल की यह घटना है कि एक महिला जो है अपने
छोटी सी पथरी का ऑपरेशन करवाने आती है और ऑपरेशन के दौरान उसकी जान चली, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जो है उसे 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा जाता है सिर्फ पैसों के लालच में, और जब परिजन मिलने की जिद करते हैं तो परिजनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश, जिस प्रकार से परिजनों ने बताया कि 4 दिनों तक शव को रखकर उसके इलाज करने का बहाना बनाते हुए उनसे पैसों की वसूली की जाती है, और तो और उन्हें अपने परिजन से मिलने भी नहीं दिया जाता, हालांकि उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन जिस प्रकार से परिजनों ने गुप्त जो अंग होते हैं, अंगों की तस्करी का भी एक और डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि अंगों को, किडनी या ऐसे लिवर निकालकर उसकी तस्करी की जा रही है इनकी ओर से, और हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर हमारे परिजन की जान भी चली गई है। परिजनों के इस आरोप में कितना दम है, कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से परिजनों ने आरोप लगाए हैं, एक रीठी गांव की रहने वाली वो महिला थी और बड़ी मुश्किल से जब हमने उनकी तलाश की, उनके परिजनों को तलाशा तो उनकी मां मिली और मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी भी मिली। उनसे जब हमने पूरी जानकारी ली, उन्होंने बताया कि हमारी मौत तो ऑपरेशन के दरमियान ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टर राकेश पटेल द्वारा जो है 8 दिन तक वेंटिलेटर में रखा। और इतना ही नहीं, भी आरोप लगे कि उसके जो कुछ अंग है, किडनी वगैरह है, उनको भी निकाल लिया गया था। ये परिजनों के आरोप है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शव को रखकर उसका इलाज किया जाता है, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, डॉक्टरों की इस तरह से लालच के चक्कर में एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों के शव नहीं मिल सके हैं, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। पीड़ितों ने बताया कि डीएनए सैंपल लेते वक्त डॉक्टरों और अफसरों ने कहा था कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। 30 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी उनका अफसरों से बस एक ही सवाल है, बेटे के शरीर के अवशेष कब मिलेंगे। उनका कहना है कि जब वे बेरला थाने जाते हैं तो उन्हें रिपोर्ट आने का पर अवशेष देने और शांत रहने के लिए कहा जाता है। आखिर कब तक लोगों को अपने सगे संबंधियों के अवशेषों के लिए इस प्रकार भटकना पड़ेगा? खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ममता ग्वालवंशी जुड़ चुकी हैं। ममता, जिस प्रकार से 1 महीना बीत जाने के बाद भी लोगों को अपने परिजनों के अवशेष नहीं मिल चुके हैं, उन्हें पुतला बनाकर, मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, मामले पर क्या अपडेट है? ममता, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आप बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों के शव नहीं मिल सके हैं, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया है। पीड़ितों ने बताया कि डीएनए सैंपल लेते वक्त डॉक्टरों और अफसरों ने कहा था कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। 30 दिन के बाद भी उनका अफसरों से एक ही सवाल है कि बेटे के शरीर के अवशेष कब मिलेंगे। उनका कहना है कि वे जब बेरला थाने जाते हैं तो उन्हें रिपोर्ट आने पर अवशेष देने और शांत रहने के लिए कहा जाता है। आखिर कब तक लोगों को अपने सगे संबंधियों के अवशेषों को लिए इस प्रकार भटकना पड़ेगा? तो खबर बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट को लेकर है, जहां फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 माह बाद भी शोकाकुल लोगों को अपने परिजनों का शव नहीं मिल सका है, जहां परिजन आज भी डीएनए रिपोर्ट और मृतकों के अवशेष का इंतजार है। परिजनों का कहना है कि अपने संबंधियों की आत्मा शांति के लिए मिट्टी का पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया गया। खबर पर हमारे साथ
चर्चा करने के लिए ममता ग्वालबंसी जुड़ी हुई हैं। ममता, जिस प्रकार से फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ, फैक्ट्री ब्लास्ट के 1 महीने से ज्यादा होने के बाद भी लोगों को अपने परिजनों के अवशेष नहीं मिल सके हैं, यहां तक कि डीएनए रिपोर्ट भी अब तक लोगों को नहीं मिल सकी है, सार्वजनिक नहीं की गई है। इस मामले पर अब तक का क्या अपडेट है? जी बताना चाहूंगी कि विगत कुछ महीने पूर्व बेमेतरा जिले के बेला ब्लॉक के ग्राम जिसमें वहीं पर मौके में ही एक मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं 8 लोग अभी भी गुमशुदा है, जिसके कुछ मानव अवशेष भी वहाँ पर पाए गए हैं और जिसका डीएनए टेस्ट के लिए ले गया गया था परीक्षण केंद्र में, लेकिन अभी तक अवशेष का जो डीएनए टेस्ट है उसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो परिजन है वो काफी चिंतित है और कई बार परीक्षण केंद्र में गुहार लगा चुके हैं, अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो अवशेष है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और वहाँ पर परीक्षण केंद्र में जो अधिकारी है उनका कहना है कि रिपोर्ट आएगी उसके बाद बताया जाएगा, लेकिन अभी तक अवशेष की पुष्टि नहीं हो पाई है। जी ममता, जिस प्रकार यह मामला सिर्फ केवल एक परिवार का नहीं है, 8 परिवारों को अपने परिजनों के अवशेष का, अपने परिजनों की का पता नहीं है, परिजनों का अब तक कोई उन्हें पता नहीं चल पाया है, क्या किस हाल में है, अब तक उनकी गुमशुदा या तो उनकी ना तो अवशेष मिल सके हैं, ना ही लोग अपने विधि विधान के साथ अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर पाए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है जब उनसे सवाल किए जाते हैं रिपोर्ट को लेकर? ममता, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है और सुस्त रवैया है, जिसके चलते जो मानव अवशेष की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वही परिजन काफी जो मृतक के परिजन है वो काफी चिंतित है अवशेष को लेकर, डीएनए टेस्ट को लेकर। और यहाँ पर जो ग्रामीण है, मृतक परिजन है, उन्होंने मिट्टी का पुतला बनाकर जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया है और कहीं न कहीं यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर जल्द से जल्द डीएनए टेस्ट का पुष्टि नहीं हुआ तो जो ग्रामीण है वो उचित कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार अधिकारी उदासीन रवैया अपना रहे हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं इस मामले में, आगे चलकर ग्रामीणों की ओर से उन्हें उग्र प्रदर्शन और उचित कदम उठाने की भी चेतावनी दी गई है। बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।